हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक में। आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो अगला पार्ट है आप आ गया है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये 5वां पार्ट होने वाला है आपका, जिसमें हम कुछ आपको केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर का जो है आवर्त सारणी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड और मासिक पत्र में ज़रूर आने वाले हैं। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस थ्योरी क्लास को लेना ना भूलें। इससे रिलेटेड थ्योरी सारी हम आपको पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। जैसा कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हम दे रहे थे वैसे ही देंगे, बट उससे पहले आपको थ्योरी करना ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप थ्योरी पहले कर लीजिए, फिर एमसीक्यू करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि आपको थ्योरी क्लास करवानी है आज। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो पहले आप शानदार थ्योरी क्लास समझ लीजिए, फिर इसके बाद अपना कमेंट करिएगा। आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र एनसीईआरटी क्लास 10। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले हमने प्रश्न लिया है एनसीईआरटी का, डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, तो आप समझ रहे हैं डॉबे राइनर जो है एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है एक त्रिक सिद्धांत दिया है। त्रिक सिद्धांत का मतलब जानते हैं आप कि जो पहला तत्व है, और इसका जो मतलब इसे पहले उन्होंने आरोही क्रम में सजाया। आरोही क्रम में सजाने के बाद क्या किया उन्होंने कि पहला तत्व जो था वो तीसरा तत्व जो था, इनका जो द्रव्यमान था, इनका जो औसत निकाला उन्होंने, तो वो बीच वाले तत्व के समान आया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास लिथियम है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 19 प्लस 3, यानी कि कितना आ जाएगा 22। और 22 का यदि हम औसत निकालते हैं तो जब औसत निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा 11, जो कि आपका सोडियम का होता है। तो बिल्कुल इस फॉलो कर रहा है कि यानी पहला तत्व और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों का जो द्रव्यमान है, इन दोनों का जो परमाणु क्रमांक का भार है या द्रव्यमान है, वो बीच वाले तत्व के समान आता है यदि उन दोनों का हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने इन्होंने ड्राइवर नायरन के त्रिक सिद्धांत ने इन्हें बताया है कि जो पहला तत्व है वो तीसरे तत्व को सम करने पर बीच वाला तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। और अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार उन्होंने दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी त्रिक सिद्धांत का पालन करता है। यानी क्लोरीन का आपके पास पता है 17 होता है, आयोडीन का 53 होता है। यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 7 3 10 हो गया, और 5 और 1 एक 6 और एक 7 हो गया। यानी आप देख सकते हैं लगभग 70 आ रहा है। और 70 का जैसे ही आप इसमें सम करते हैं, इसका आधा करते हैं, यानी इसका औसत निकालते हैं, तो आपके पास 35 आ जाएगा, यानी ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। तो क्लोरीन और आयोडीन का जब हम औसत निकालते हैं भार का, तो बीच वाला हमें भार प्राप्त हो जाता है। तो डॉबेन आयरन का सिद्धांत का ये भी पालन करता है। दूसरा उदाहरण हो गया कि यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसका एक तीसरा तत्व भी है। तीसरा तत्व क्या कहता है कि कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बेरियम। कैल्शियम, स्क्रैंडियम, ब्रेमियम भी पालन करता है। तो कैल्शियम हो गया आपके पास, स्क्रैंडियम हो गया, बेरियम हो गया। तो कैल्शियम आपके पास कितना है, कैल्शियम आपके पास 20 हो गया। और बेरियम जो आप जानते हैं कि बेरियम के यदि आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो आप जान जाइए कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, उनमें क्या आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना के आपको दिखाते हैं कि हाइड्रोजन हा, और ली ना, इसके बाद की, इसके बाद रब, इसके बाद से, और इसके बाद फरियाद। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरे तत्व में सबसे पहले क्या आता है, दूसरे तत्व में पहले आता है आपका मतलब यहाँ पर ये हो गया तो बेरिलियम आता है, यानी वेटा, मांगे, काली सर्ट, बाबजी राजी। ये वाला आप जानते हैं, ट्रिक हमको बताया था। तो जो बेरिलियम होता है वो मैग्नीशियम, इसके बाद क्या आता है आपका वेटा, मांगे, काली, यानी कैल्शियम आता है। काली सर्ट मतलब स्क्रैंडियम आता है। और स्क्रैंडियम की बात क्या आ जाएगा,
यानी बेरियम आ जाएगा, और इसके बाद रेडियम आ जाएगा। तो आप जानते हैं इसका कितना होता है, इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, और कैल्शियम का 20 होता है, स्क्रैंडियम का 38 होता है। और इसके बाद जो बेरियम है 38 में, आप इसकी ट्रिक क्या होती है, इसमें आपने 8 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, और इसमें भी क्या जोड़ा आपने, इसमें भी 8 जोड़ा, तो 20 आ गया। अब इसके बाद 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ेंगे, तो जैसे ही आप 18 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आप यदि 18 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसके बाद फिर बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप 18 जोड़ेंगे किसमें, 38 में। जैसे ही आप इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा कितना, 56, जो कि 56 किसका होता है, वो 56 होता है आपका बेरियम का। तो 56 आपका बेरियम का हो गया, आप समझ गए होंगे। तो 56 बेरियम का हो गया और कैल्शियम का 20 हो गया। यदि इन दोनों का हम सम करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 2 7 यानी 76 आएगा। और 76 का जैसे ही आप आधा करेंगे तो 38 यानी बीच वाला तत्व आपको मिल जाएगा। तो डॉबे राइनर ने क्या कहा, यदि पहला तत्व और तीसरा तत्व दोनों को सम करके उसका औसत निकालते हैं तो बीच वाला तत्व हमें मिल जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि ड्रॉवेन आयरन के त्रिक सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि 3 तत्व होते हैं, यानी 3 तत्व में पहला तत्व और आखिरी तत्व को जोड़कर बीच वाला का औसत औसत निकालते हैं तो बीच वाला हमें प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, आपने कौन कौन सा पढ़ लिया। पहला आपने क्या पढ़ा एग्जाम्पल, बताइएगा आप कमेंट करके। तो पहला एग्जाम्पल आपको हमने बताया कि पहला एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है, लिथियम। लिथियम है आपके पास, और सोडियम है, और पोटेशियम है। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये पालन करता है। और दूसरा जो आपका पालन करता है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करता है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कैल्शियम स्क्रैंडियम और बेरियम, ये भी पालन करता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल आपके डॉबे राइनर के त्रिक सिद्धांत का पालन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका एक हेडिंग है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक 8वां तत्व, न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार इन्होंने ये नियम दोस्तों आपको बता दें कि 1866 में दिया था, 1866 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने प्रत्येक 8वें तत्व को इसके पहले तत्व से समानता दर्शाया है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व से समानता दर्शाता है। तो डॉबेन आयरन अलग थे, लेकिन न्यूलैंड्स जो हैं वो अलग हैं। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में 8वें तत्व की तुलना इसके पहले तत्व से की है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूलैंड का पहला तत्व क्या था। तो आप बताएंगे कि न्यूलैंड्स का जो पहला तत्व था वो था हाइड्रोजन। ठीक है, क्या था, हाइड्रोजन। यानी इन्होंने पहले तत्व अपना हाइड्रोजन को माना, और उसके आरोही क्रम के बढ़ते हुए क्रम में अंतिम तत्व इनका थोरियम था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पहला तत्व क्या था और अंतिम क्या तत्व क्या था। तो पहले तत्व के बारे में हम हाइड्रोजन बताएंगे, और अगर अंतिम तत्व के बारे में पूछा जाता है तो आप थोरियम बताएंगे। क्या बताएंगे, थोरियम बताएंगे। फिर उन्होंने आपसे एक अपवाद पूछेगा कि ये बताइए कोबाल्ट और निकिल को कहाँ रख दिया गया है दोस्तों। तो कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया गया है, वो भी कौन से समूह में, हाइलोजन समूह में। यानी कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया है इन्होंने, हाइलोजन समूह में रख दिया है। ये 3 तत्व, ये 3 आपके प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वाला कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो आपको हम इसकी सारणी बताने वाले हैं, यानी संगीत के स्वर के अनुसार उन्होंने कैसे अरेंज किया तत्वों को, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो संगीत का एक स्वर है जिसको आप कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो जैसा कि सा आपका पहले आ रहा है और लास्ट में 8वीं बार भी सा ही आ रहा है। ठीक है, यानी आप गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी प्रत्येक 8वीं बार ये रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार इनके तत्वों की समानता है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ समानता दर्शाएगा, फ्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ दर्शाएगा। देखो हम इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं। तो उन्होंने पहला तत्व क्या रखा, हाइड्रोजन रखा। अब आप देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 था लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 3 है।
ठीक है। तो देखो इसमें कितने का अंतर है, 2 का। अब आगे वाला सब क्रम से रखा है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। तो ये आगे वाले सारे क्रम से रखेंगे दोस्तों। तो आपको केवल एक ही याद रखना पड़ेगा कि पहला हाइड्रोजन है, 2 के अंतर में लिथियम रख दिया है और इसके बाद क्रम से रख दिया है। तो आपको ये वाली सारणी याद करना कोई कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर पाएंगे, आप कॉपी में लिख के प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन के बाद उन्होंने रखा, उसको रखा फ्लोरीन को। इन्होंने ये कहा कि जो हाइड्रोजन तत्व है वो किसके साथ संबंधता दर्शाएगा, फ्लोरीन के साथ। यानी जो गुण आपके हाइड्रोजन के होंगे वही गुण यहाँ पर किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे। और जो गुण लिथियम के होंगे वही गुण किसके होंगे, सोडियम के होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने का अंतर है, 2 का। तो यहाँ पर भी हम बता दें कि 2 का अंतर है। यानी अगर फ्लोरीन का आपका 9 होता है तो इसका 11 होता है। तो यहाँ भी 2 का अंतर आप देख सकते हैं। फिर एक क्रम से रख दिया गया, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसको भी क्रम से रख दिया गया है, आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए जो अगला दिया गया है, अगला आपका दिया है कि क्लोरीन, यानी सल्फर के बाद तो आपका क्लोरीन ही आएगा। यानी ये भी क्रम से रखा है, ये 17 में है और ये 19 में है, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब इसके बाद ये भी क्रम से रख दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये क्रोमियम दोस्तों अपवाद है। ठीक है, इसको यहाँ क्रोमियम नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 21 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्रोमियम को रख दिया। तो क्रोमियम यहाँ पर 4 के अंतर में रखा गया, ये याद रखना। तो ये क्रोमियम इसका अपवाद है। इसके बाद आगे क्रम से ही है, 21 के बाद 22 ही आता है, यानी टाइटेनियम आएगा। इसके बाद टाइटेनियम के बाद मैग्नीज रख दिया, यहाँ पर ये भी अपवाद रख दिया, क्योंकि यहाँ वैनेडियम आना चाहिए, लेकिन इन्होंने यही अपवाद काम किया दोस्तों। तो ये अपवाद भी पूछे जाते हैं कि इसका अपवाद क्या है, यानी अष्टक नियम का अपवाद क्या है। तो क्रोमियम और मैग्नीज आपके अपवाद हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, क्रोमियम और मैग्नीज क्या हो गए, ये अपवाद में आ गए। किस में आ गए, अपवाद में। तो इनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि जो क्रोमियम है, जो मैग्नीज है, ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने आगे देखो क्या रखा, आगे स्थित तत्व के बारे में हम बताते हैं। तो आगे आपको उन्होंने क्या रखा है, फिर मैग्नीज के बाद एफ ही रख दिया, जो कि बिल्कुल सही है, 26 नंबर पे ही आना चाहिए। अब एक प्रश्न जो हमने आपको ऊपर नोट्स में बताया था, कि नोट में बताया था कि जो कोबाल्ट और निकिल है उसको उन्होंने एक साथ रख दिया है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा तत्व अष्टक नियम के सिद्धांत के अनुसार कोबाल्ट और निकिल एक साथ रखा है। तो पूछेगा कि कौन सा तत्व उन्होंने एक साथ रख दिया, तो कोबाल्ट और निकिल बताएंगे आप। और ये भी पूछेगा कौन सा हाइलोजन के साथ रख दिया गया है, तो कोबाल्ट और निकिल को रख दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद आगे कापर ही आता है, आप जानते हैं, फिर जिंक ही आता है। फिर इसके बाद इंट्रियम आ जाएगा दोस्तों, इंट्रियम, जो कि ये भी अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर 41, यहाँ 31 आना चाहिए था, यानी गैलियम आने चाहिए था, लेकिन गैलियम नहीं आया, इंट्रियम आ गया, तो इंट्रियम भी अपवाद है। इसके बाद इंडियम भी आपका आ गया, इंडियम के बाद आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक के बाद क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया। मतलब सिलिकॉन नहीं है दोस्तों, सेलियम है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सेलियम है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आगे आपका क्या आ गया, आपके बाद ब्रोमीन आ गया। तो इसका 34 होता है परमाणु क्रमांक, आप जानते ही हैं। और इसके बाद इसका 35 होता है, तो ये तो सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक साथ एक को क्या कर दिया, यहाँ पर सीरियम और लेंथेनाइट को एक साथ रख दिया है, यानी लेंथेनम को और सीरियम को। लेंथेनाइट सेडी का तत्व है दोस्तों। तो यहाँ पर सीरियम और लेंथेनम को एक साथ रख दिया है। यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आई होप कि आपको ये सारणी समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। अगर ये समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक है, या तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो बैक करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आपसे कुछ आईयूपीएससी नाम पूछे हैं हमने। ठीक है, तो कुछ आईयूपीएससी नाम आप बताएंगे। तो आईयूपीएससी नाम, जैसे कि हमने आईयूपीएससी आपको पढ़ाया था चौथे चैप्टर में, पीछे क्वेश्चन में हमने लिया भी है। ठीक है, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आपके इस बार पेपर में। यानी जो 20 यूपी बोर्ड आपकी करवा रहा है, यूपी बोर्ड जो आपकी बार पेपर करवा रहा है, उसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा। तो आप रेडी रहिएगा इसको तैयार करने में। ठीक है, वरना आप यहाँ पर अगर गड़बड़ किए तो समझ लो 20% आपका यहाँ से जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा, देखिए फार्मेल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम अगर बताए हैं तो इसका नाम फार्मेल्डिहाइड है। और इसका आईयूपीएसी हम बताते हैं, अगर एक कार्बन कहीं दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। लेकिन यहाँ पर आपको देखो एक ग्रुप दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं CHO ग्रुप। और CHO ग्रुप का जो आपका अनुलग्न होता है उसे हम अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल बोलते हैं। इसलिए इसका एक अगर कार्बन तो मेथ हो गया, और इसमें अगर अल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल। क्या हो गया, मेथेनल हो गया।
क्या दोस्तों हो गया? मेथेनल। इसको अब हम लिख के बताते हैं आपको, क्या हो गया इसका नाम? मेथेनल हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? मेथेनल। क्या हो गया? मेथेनल। ओके दोस्तों, क्या हो गया? मेथेनल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है CH3COOH। CH3COOH यानी सामान्य नाम की बात करें तो इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिए, 2-4 सेकंड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो CH3COOH का नाम है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सामान्य नाम है, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? मैं देख पा रहा हूँ कि आप कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, बताइए, कमेंट करिए आप कि क्या होगा इसका आईपीएसी नाम। चलिए हम बता देते हैं इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। इसका आईपीएसी नाम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो आपको पता है ये एसिड ग्रुप है, क्योंकि जो COOH ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एसिड ग्रुप। यानी इसका जो सब प्रफिक्स नाम होता है, जो अनुलग्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथ, और यहाँ पर जो है ये एसिड ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए, एल्डिहाइड समूह से। क्या पूछा गया? एल्डिहाइड समूह से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो CH3CHO है, यानी जो CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। जैसे कि आप ऊपर अभी फार्मेल्डिहाइड का बताए हैं, HCHO का, तो उसमें भी एल्डिहाइड था, तो उसमें भी अगर अल लगा है तो इसमें भी अल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, वहाँ 1 कार्बन था, तो इसका नाम, उसका मेथेनल था नाम, इसका मेथिलन नाम था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एथेनल। तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है आपसे? फिर से एसिड ग्रुप आ गया दोस्तों। फिर कौन सा ग्रुप आ गया? एसिड ग्रुप। तो अगर फिर से एसिड ग्रुप आ गया है तो इसमें 1 ही कार्बन है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। और इसको हमने कल बताया था कि ये कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है ना। किसके डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों। तो चींटी के डंक में ये मिलता है, यानी जो अभी कीट मकोड़े मधुमक्खियाँ वगैरह आपको डस लेती हैं, तो उसमें से आपको एक अम्ल छोड़ देती हैं आपके स्किन पर, जिससे आपके स्किन पर क्या हो जाता है? चटके पड़ जाते हैं, यानी सूजन आ जाती है, वहाँ पर वो उसका विष फैल जाता है। अगर इसमें हम इसका इलाज कहें तो यहाँ पर आप कोलगेट लगा सकते हैं, कोई भी क्षारीय वस्तु यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वहाँ पर थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा और आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो कभी भी अगर आपको मधुमक्खी डंक मार देती है तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्षारीय पदार्थ यूज करेंगे दोस्तों। तो ये जब क्षारीय पदार्थ यूज करेंगे तो वो आपका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला आपसे पूछा गया है एल्कोहल। देखिए एल्कोहल आ गया, यानी C2H5OH। C2H5OH है, ये आपको दिख रहा कि एल्कोहल समूह है, जहाँ पर OH लगा उसको एल्कोहल समूह कहते हैं। और इसके आईपीएसी में जो लास्ट में जुड़ता है उसको हम कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। तो ऑल जुड़ता है दोस्तों, क्या जुड़ता है? ऑल। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है आपको दिख रहा है? 2 कार्बन। तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका आईपीएसी नाम एथेनॉल है, और ऐसे हम क्या कहते हैं इसे? एथिल अल्कोहल। ऐसे इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है। ऐसे इसका नाम है एथिल अल्कोहल और आईपीएसी नाम एथेनॉल है, ठीक है दोस्तों। तो लिख लीजिए कॉपी में, इसका ऐसे सामान्य नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। और अगर आईपीएसी नाम की बात करें तो एथेनॉल है। तो इसे आप कॉपी में तुरंत नोट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड का सूत्र। ये सारी थ्योरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं, सारी थ्योरी क्लास है, आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे यहाँ से प्रश्न, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछा है, तो क्या होता है? NaCl। अगर आप नहीं याद है आपको तो आप बना सकते हैं, क्योंकि Na+ होता है
और क्लोरीन माइनस होता है, और जब ये आपस में क्रॉसिंग करते हैं तो ये NaCl बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, क्लोरीन के पास, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसकी बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा दे देता है, क्यों, क्योंकि इसके पास आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ये आकर्षित कर लेता है इसके इलेक्ट्रॉन को। तो जहाँ पर किसी में तत्व में माइनस हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जहाँ पर किसी तत्व में प्लस हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है दोस्तों। ठीक है, ये जरूर समझ लेना। तो अगले प्रश्न, अगला क्या आपसे पूछा गया, तो इसका जो है रासायनिक फार्मूला क्या होगा, इसका रासायनिक फार्मूला होगा NaCl, याद रखना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, हम बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, यानी जिसको कहते हैं खाने का सोडा। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, खाने का सोडा क्या है या सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 दोस्तों, क्या होता है NaHCO3। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3। एक बार और बता दें क्या होता है, NaHCO3, इसे आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपसे पूछा गया नौसादर। नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, नौसादर रासायनिक नाम है इसका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर इसका सामान्य नाम। तो यहाँ पर क्या होता फार्मूला, NH4Cl, क्या होता है NH4Cl। और इसको बनाया कैसे जाता है, अमोनिया के साथ यदि हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं, क्लोरीन की क्रिया, तो हमको नौसादर प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नौसादर प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, याद रहे, क्लोरीन की क्रिया तब होती है जब इसके साथ हाइड्रोजन मिला हो, यानी क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जानते हैं ना आप किसकी क्रिया होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, HCl की, यानी प्राप्त क्लोरीन के साथ। तो अगर हम बात करें तो नौसादर कैसे बनाया जाएगा, तो नौसादर को बनाया जाएगा, आप अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया को HCl के साथ करा दीजिए प्राप्त क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और NH4Cl बना लेता है। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, यानी इसी का नाम है नौसादर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला आपसे साबुन का सूत्र पूछा गया है। तो साबुन का सूत्र सोडियम स्टेरेट होता है दोस्तों। साबुन की आकृति हम बताए थे कि ये ऑयल होता है बीच में, और ये कुछ ऐसे ऐसे इसकी आकृति रहती है, यहाँ प्लस रहता है, माइनस रहता है सोडियम, यहाँ कुछ ऐसे, ये आकृति साबुन की होती है। साबुन की मिसेल संरचना आप जानते हैं, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न में। आपसे साबुन का सूत्र पूछा गया है, तो साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 और इसके बाद COONA, ये होता है साबुन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, इसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, यानी C17H35COONA, ये होता है साबुन का सूत्र। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है दूध का pH मान क्या होता है। देखिए दूध जब आपका ताज़ा होता है तो उसका pH मान कुछ और होता है। ठीक है, यानी लगभग 6.6 होता है, क्योंकि आप इससे याद रखेंगे पहलवान क्या करता है, दूध पीकर सभी लोगों के छक्के छुड़ा देता है, यानी 6.6। आप याद रखिए, पहलवान क्या करता है, दूध पीता है और सभी के छक्के छुड़ा देता है, तो 6.6 आपको याद रहेगा। और इसके बाद ये भी याद रखना कि अगर दूध मतलब खट्टा हो गया, बहुत ज़्यादा दही बन गया, तो समझ लेना कि उसका pH मान घट जाता है, 6.6 से घट करके लगभग 3.4 से 3.5 तक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, दही बन जाता है, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न नींबू का pH मान पूछ रहा है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी जानते हैं आप, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जानते ही हैं आप। ठीक है, तो नींबू में जो pH मान पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है तो 3.4 इसका pH मान होता है। क्या होता है, 3.4। और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, खट्टे पदार्थों में, तो याद रखना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है होमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आपकी थ्योरी क्लास थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। अगर आप इसे 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है। तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन आज का रहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप कमेंट में नीचे करिएगा, कमेंट करिएगा, इसके बारे में समझाइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है दोस्तों। ठीक है,
आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लॉन्ग में आता है दोस्तों, करीब 5 नंबर में, ठीक है। तो बोर्ड पेपर में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाएगा आप किसके बारे में। और ये भी बताइए, अभी कमेंट करिए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, मोजले ने दी थी या मेडलिफ ने दी थी, किसने दी थी, कमेंट करिए सभी लोग, कितने दी थी। तो हम बता दें आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी मेडलीफ ने नहीं दी थी, बल्कि मोजले ने दी थी, इसे याद रखना आप, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है आपसे, मोजले ने दी थी इसका सारणी को। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर अपना भला चाहते हैं तो आप दूसरों को शेयर करिए, या दूसरे का भला होगा तो आपका भी भला होगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिसके हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहें। और अगर आप नहीं आएंगे तो हम वीडियो को भी बंद भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ रोज डेली देखिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको लिखना भी नहीं है, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपको हम पीडीएफ भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।